हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन, विजिल IAS। आज हम MPPSC मेंस नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि विजिल IAS के द्वारा ये जो नोट्स बनाया गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों का, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, 3 और 5 और 11 मार्कर्स में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है इस यूनिट का, वो सिलेबस क्या है उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं। रियासतों में गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत को पढ़ना है। और इसमें दिया गया है प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब जब से रियासतों का गठन होता है तब से लेकर के उनके विलय तक आपको इसके बारे में पढ़ना है, जो कुछ भी डेवलपमेंट इसमें होता है। फिर आता है वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में। इसका मतलब ये है कि आपको अविभाजित मध्य प्रदेश नहीं पढ़ना है, अर्थात छत्तीसगढ़ को छोड़ करके जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं हम। इस इंडेक्स में यदि आप देखेंगे तो 7 चैप्टर जो है इसमें आते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों का बनाया है, ताकि आप मध्य प्रदेश की रियासतों का जो डेवलपमेंट है उससे परिचित हो सकें। फिर एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर डायनेस्टी को, पर्टिकुलर रियासत को आप अच्छे से पढ़ सकें। तो दूसरा देखिए, आपने गोंडवाना रियासत है दूसरा चैप्टर, तीसरा बुंदेली रियासत है, चौथा बघेली रियासत है, 5वां होलकर रियासत है, 6ठा सिंधिया रियासत है और 7वां भोपाल रियासत है। ये तो हुई चैप्टर्स की बात। और ये जो हमारा नोट्स है वो 94 पेज का है, आप देख सकते हैं आगे। सबसे पहले पहले चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का दिया हुआ है। रियासत और वंश में क्या अंतर है? अभी तो बहुत सारे अभ्यर्थी रियासत और वंश में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि बहुत सारी किताबों में भूलवश रियासत को वंश और वंश को रियासत लिखा गया है। तो अभी भी अभ्यर्थी जो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये गलतियां दोहरा रहे हैं, लेकिन उनको समय रहते इन सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। देखिए अभ्यर्थी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि यदि आपका इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, मात्र 94 पेज का है, आप सोचिए इसको पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, इसको दोहराने में आपको कितना समय लगेगा, और इसको याद करने में कितना समय लगेगा। और इसमें जो प्रश्न उत्तर शैली में जो नोट्स बनाया गया है, यदि आप उसका अभ्यास भी करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना सा टाइम लगेगा। 94 पेज को पढ़ने में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि 12 से 14 घंटे में आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यदि थोड़ी हमारी मानसिक बुद्धि उस स्तर की नहीं है तो मान लेते हैं 24 घंटे आप ले लीजिएगा, यानी 3 से 4 दिन। यदि आप 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 3 दिन में ये आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको यदि एक जगह सारे 3 मार्कर, सारे 5 मार्कर, सारे 11 मार्कर्स जो कि पॉसिबल हैं आने वाली परीक्षा में, वो सारे आपको एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप सोचिए आप उनको बार बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में सटीक उत्तर लिख पाएंगे। अब जैसे मैं कई अभ्यर्थियों से पूछता हूँ कि आपके क्या रणनीति है यूनिट 5 में GS 1 पार्ट ए में, तो वो तमाम सारी किताबों को गिनवाने लगते हैं और उन किताबों में क्या लिखा गया है, प्रीलिम्स की किताब पढ़ करके आप मेंस को कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि प्रीलिम्स की किताबों में भी ये सब टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन क्या आपको इस तरह से उसमें लिखा हुआ है? क्या आपने भी इस तरह का कोई नोट्स बनाया है? और नहीं बनाया है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं अपने आप से पूछिए, सेल्फ टॉक कीजिए, है ना। अपने आप को अंधेरे में मत रखिए। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से तैयारी करना। ऐसा नहीं कि हम तो वहीं जाके लिखेंगे और हमको आता है, तो इस तरह की तैयारी करेंगे तो ये बहुत आधा अधूरा एक प्रकार से प्रिपरेशन है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 10 शब्द वाले हैं या 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 मार्कर चल रहा है अभी पूरा,
है ना। और इन शब्दों को पढ़ने से आपको एक और फायदा है, ये केवल 3 अंक वाले प्रश्न नहीं है, बल्कि इन प्रश्नों में जो कीवर्ड्स आते हैं उनसे आप परिचित हो जाते हैं। और परिचित होने का लाभ ये होता है कि अगर आप सिर्फ शब्द से परिचित हैं तो आप जो है 50 वर्ड में 11 मार्कर में कुछ तो लिखाएंगे। अब आपको यही नहीं पता कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या था, उसके बारे में आपको परिचित ही नहीं है, या एजेंसी सिस्टम क्या था, तो आप सोचिए वहाँ आप कैसे लिखेंगे, या मालवा एजेंसी से आप परिचित नहीं हैं। तो ये सब समस्याएं आपको वहाँ पे आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 मार्कर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। वहाँ से फिर आप देखेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लघुत्तरीय हमारे प्रश्न हैं, देखिए आ गए हैं, ये 50 वर्ड्स हैं। रियासतों से क्या तात्पर्य है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए ब्रिटिश प्रोविंस एवं रियासत में क्या अंतर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता था और बाकी रियासतें हुआ करती थी, तो आपको उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी जानना चाहिए कि उनमें क्या अंतर होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे 50 वर्ड्स में, और जब राजवंश से आप क्या समझते हैं, राजवंश के बारे में, मध्य भारत क्षेत्र का गठन कैसे किया गया, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। और विंध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ये देखिए आप, भारत में ब्रिटिश राज यानी भारतीय साम्राज्य किस तरह से उसका संगठन था वो यहाँ पे लिखा हुआ। प्रोविंस ऑफ इंडिया, अधीनस्थ राज्य क्या थे, अर्ध संप्रभु राज्य क्या थे, एजेंसी क्या थी, प्रोटेक्टरेट स्टेट क्या है, ये सब आपने शायद ही मेरे ख्याल से पढ़े हों। और इनको 50 वर्ड्स में जैसे ही ये ख़त्म होता है वैसे ही आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने रियासत और वंश में अंतर का एक क्वेश्चन बनाया है, और इसमें आप देख सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में ये आपका बना हुआ है उत्तर। यहाँ पे एक एक चीज़ को पढ़ना मुमकिन नहीं है। सहायक संधि क्या है उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारा जो रियासतों का फाउंडेशन होता है वो इन्हीं सबसे शुरू होता है। सहायक संधि की विशेषताओं को बताइए। सहायक संधि का देशी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यपगत सिद्धांत जो है वो क्या है, आपको मालूम होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अनुभव कम है इसका। व्यपगत सिद्धांत देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश में रियासतों का गठन होता है उसमें सहायक संधियों का, व्यपगत सिद्धांत का क्या रोल होता है, वो सब आप समझ पाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से आप देखेंगे 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में शामिल होने वाली रियासतों के बारे में बताइए। ये सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और जैसे ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, और दूसरे चैप्टर में आप देखेंगे जो हमारा गोंडवाना रियासत है वो शुरू हो जाता है यहाँ पे, है ना। अब देखिए 7वें संविधान संशोधन के आलोक में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाली, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी पढ़ना है, और यदि उससे रिलेट इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उनको लिख पाएँ। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एकीकरण में क्या भूमिका है, देखिए पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, 19 पेज हैं। गोंडवाना रियासत शुरू होता है, देखिए गोंड रियासत, फूलकुंवर, रस रत्नमाला, जो भी मतलब डेवलपमेंट है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और राजधानियाँ भी लिखी हुई हैं शासकों के बारे में। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि MPPSC मेंस 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सारे सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिलेंगे, चाहे वो दीर्घोत्तरीय हों, लघुत्तरीय हों या अति लघुत्तरीय हों। देख सकते हैं अवंतीबाई पूछा गया है, रघुनाथ साय पूछा गया है। और यहाँ पे जैसे ही ये 3 मार्कर ख़त्म होता है 3 नंबर वाले प्रश्न, वैसे ही आप देखेंगे कि 50 वर्ड्स या लघुत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इस प्रकार का जो कंटेंट है हमारा वो इंग्लिश मीडियम में भी बना हुआ है, पर हैंड रिटन है, वो अभी टाइप नहीं हुआ है।
उसका भी हमारा प्रोसेस चल रहा है अभी, है ना। गोंडवाना वंश पर टिप्पणी लिखिए। देखिए 50 शब्द में पूछा लिखना है आपको। रानी अवंतीबाई बाई के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। पहले वीरांगना फूल कुंवर। अब देखिए आपको ऐसे भी कैरेक्टर या ऐसे भी शासक या शासिकाओं को पढ़ना है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण चर्चा में रहे हैं और जिनकी बड़ी भूमिका रही है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में। जैसे रानी कमलापति, देखिए गोंड शासिका हैं, अभी चर्चा में रही हैं। तो हमने इसको काफ़ी अपडेट भी कर दिया है आपके कंटेंट को। ये आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे 50 वर्ड्स। थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन कर देंगे तो ये 200 वर्ड्स में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये देखिए 200 वर्ड्स में है। और यहाँ पर गोंड रियासत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ 200 वर्ड्स में हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे गोंड शासक संग्राम शाह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। गोंड वंश का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब ये पेज हो गए हैं 33 यानी गोंड रियासत के बाद। फिर उसके बाद बुंदेली रियासत देखिए आप, ये शुरू हो जाता है बुंदेली रियासत। यहाँ पे भी 3 मार्कर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 3 मार्कर जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है आपका 5 मार्कर या लघुत्तरीय प्रश्न। ये देखें आप यहाँ पे। ठीक है ना। ये मैं आपको डेमो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेरीज आता है कि सर एक बार आपका हम नोट्स देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते कुछ हैं और पकड़ा कुछ और देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो आप इसमें देख रहे हैं वही कंटेंट आपको मिलेगा। ये हमारा जो पूरा कंटेंट है इसमें 36 जो है मॉड्यूल्स हैं जो संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। संपूर्ण सिलेबस के टॉपिक सब टॉपिक्स को हमने इसी तरह से फ्रेम किया हुआ है। और इसका जो अभी हमने प्राइस रखा है वो 7500 है। और ये जो प्राइस है इसमें आपको 36 की 36 फाइल्स हमारे विजिल IAS और ऐप पर आपको अवेलेबल है। और ये 5 महीने तक आप इस नोट्स को पूरा बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जो इधर उधर नोट्स को लेकर के अभ्यर्थी भटकते रहते हैं, तमाम सारी किताबें खोजते रहते हैं, तमाम सारे कोचिंग्स के नोट्स को इकट्ठा करते रहते हैं, तो इससे उनका समय बहुत ख़राब होता है और रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट वो पहले से अगर बना लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि उनको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये सारे। और लघुत्तरीय प्रश्न जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पर अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने अपडेट भी किया है। ओरछा विश्व विरासत शहर या ग्वालियर विश्व विरासत शहर स्थापित किया गया है, तो उसको भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है ना। ये 94 पेज का नोट्स है पूरा, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट है। ये पूरा कंटेंट जो है हाथ से लिखा गया है, और आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही हमारी भाषा है और ऐसे ही हमको एग्ज़ाम में लिखना है। तो अभ्यर्थियों आज हमारी ये चर्चा हुई है, और बाकी हमारे जो डेमो वीडियो नोट्स हैं वो भी हमारे YouTube चैनल पर डले हुए हैं। आप उनको एक बार ज़रूर खंगालिए और इस पर विचार कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं संपूर्ण सिलेबस में वो 385 मार्क्स के हैं, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 340 मार्क्स के हैं। यानी अगर दोनों को हम मिला लें तो 725 मार्क्स तो आपका 1400 में से इन्हीं दोनों का हो जाता है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में ये रहता है कि अभ्यर्थी कुछ ना कुछ लिख देते हैं, लेकिन 3 और 5 चूँकि बहुत फैक्चुअल होते हैं, इसमें यदि आपको ठीक से आ रहा है तभी आप अच्छा जवाब लिख पाएंगे, अच्छा उत्तर लिख पाएंगे, ठोस बात लिख पाएंगे, और आपको उसमें सटीक नंबर भी मिलेगा। और यदि आप लगभग में लिखेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो आपको
ये जो हमारा पूरा GS 1 से लेके 3 तक जो आपका सिलेबस है उसका हमने करीब 30 मॉड्यूल्स बनाया है, क्योंकि एक यूनिट का हमने एक मॉड्यूल बनाया, सीधा सीधा है। और उसके बाद जो आपका GS 4 है, जिसको आप दर्शन शास्त्र और विचारक वाला जो इथिक्स इंटीग्रिटी का टॉपिक है, उसमें हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो इस प्रकार से 33 मॉड्यूल्स हो जाते हैं, और एक मॉड्यूल आपका जो है वो सामान्य हिंदी का है, एक मॉड्यूल आपका निबंध का है, और एक प्रारूप लेखन का मैंने अलग बनाया। इस प्रकार से ये 36 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। निबंध में भी अगर आप देखें तो निबंध में जो टॉपिक आपको दिए गए हैं वो टॉपिक पर पूरे निबंध आपको मिलेंगे। उसमें लगभग जो शीर्षक बन सकते हैं, संभावित हैं, वो सब आपको उसमें दिए जाएंगे, है ना। तो आज हमारी परिचर्चा आपके साथ यहीं तक। आप सभी का बहुत धन्यवाद।